नमस्कार क्लास, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू द आईएससी लाइव ऑनलाइन सेशन हिंदी मीडियम। और राज्य व्यवस्था की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज अर्थव्यवस्था की जगह राज्य व्यवस्था की क्लास चलेगी, और इसमें हम संविधान की विशेषताएं का अध्याय कर रहे हैं। हमने कल संविधान की विशेषताओं के साथ चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमारा हमने जो पहला पॉइंट लिया था कि भारत का संविधान इतना विशाल क्यों है, क्योंकि अलग अलग देशों से लिया गया है। और उसके क्या कारण हैं इसकी इतनी विशालता के बारे में। ओके, इस और किन किन देशों से कौन कौन से हमने प्रावधान लिए हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए क्लास, आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम आज के लेक्चर की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। हमने कल जो सबसे पहला पॉइंट था कि भारत में निर्मित ये मतलब एक सबसे विशाल संविधान है हमारा संविधान, जो पहली विशेषता थी। हम्म, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए क्लास, पॉइंट नंबर सेकंड। संविधान की सर्वोच्चता। वैसे हम ये पॉइंट आपके संघवाद में भी पढ़ चुके हैं। संविधान की सर्वोच्चता की सर्वोच्चता, जैसा कि हमने आपको बताया क्लास, एक तरीके से संघवाद के पर चर्चा में, संघवाद के चर्चा पे, कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, और जो जो भी संविधान से दी गई प्रदत्त ताकतें हैं, वो संविधान का संरक्षण करेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान का एक तरीके से संरक्षण करता है। राष्ट्रपति भी सरकार संविधान के हिसाब से चल रही है, ये राष्ट्रपति देखता है। तो संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे क्या ना संसद सर्वोच्च है, ना वो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। हमारे क्या क्या सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। क्लियर है गाइस? ओके, क्योंकि हम इसे पॉइंट को डिटेल से हमने संघवाद में पढ़ रखा है, इस कारण से हम इसको फटाफट पॉइंट को जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, लिखिए क्लास। संविधान भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित संविधान द्वारा भारत में संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारत में संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित की गई है, विराम। इसका अर्थ है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। विराम। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों
को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन सरकार के सभी अंगों को सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन ही रहकर कार्य करना पड़ता है, अधीन ही रहकर कार्य करना पड़ता है। विराम। रिपीट कर दीजिए। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है, सीमाओं के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। विराम। भारत में संविधान की सर्वोच्चता भारत में संविधान की सर्वोच्चता सर्वोच्चता सर्वोच्च न्यायालय में चले ऐतिहासिक वाद सर्वोच्च न्यायालय में चले ऐतिहासिक वाद न्यायालय में चले ऐतिहासिक वाद केशव नंदा बनाम केरल राज्य केशव नंदा बनाम केरल राज्य केशव नंदा बनाम केरल राज्य केशव नंदा भारती वैसे पूरा लिख लीजिए। केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा स्पष्ट कर दी गई थी जहां सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण के लिए आधारभूत ढांचे की संकल्पना की थी जहां सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण के लिए जहां सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण के लिए आधारभूत ढांचे की संकल्पना की थी विराम। इस आधारभूत ढांचे की संकल्पना के अनुसार यदि विधायिका
द्वारा निर्मित कोई कानून, यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश या कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो, संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। शून्य घोषित कर सकती है। विराम। यह लक्षण विधि की शासन की स्थापना करते हैं। विधि की शासन की स्थापना करते हैं। विधि की शासन की स्थापना करते हैं। विराम। क्लियर है गाइस? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान में कठोरता व लचीलेपन का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। कठोरता एवं लचीलेपन का एक अद्भुत मिश्रण है हमारा संविधान। ओके, हमारा संविधान, हमने आपको संवाद में बताया था, कठोर ज्यादा है, लचीला कम है। ओके, इस चीज को हम, मतलब ये एक तथ्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई निगेट नहीं कर सकता। परंतु मतलब एक ऐसा संविधान जहां पे कठोरता के साथ साथ लचीला भी हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान कठोर है, उसे इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। ब्रिटेन का अलिखित संविधान बहुत लचीला है, सब कुछ किया जा सकता है। हमारे के यहाँ कुछ प्रावधान जो सामान्य बहुमत से पारित किए जा सकते हैं, और कुछ प्रावधान में केंद्र सरकार या जो संसद है वो 2/3 बहुमत से पास कर सकती है, और कुछ प्रावधान में केंद्र सरकार में, संसद में 2/3 बहुमत से पास के साथ साथ आधे राज्यों की भी साधारण सहमति की जरूरत है। तो हमारे यहाँ संविधान कठोरता के साथ साथ लचीला है। ध्यान रखिएगा ये क्लास, संविधान का कठोर या लचीला उसमें संशोधन प्रक्रिया को दर्शाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संविधान का कठोर या लचीला उसमें संशोधन प्रक्रिया को दर्शाता है। अमेरिका में संविधान का संशोधन इतनी आसानी से नहीं हो सकता। भारत में जो संघीय मामले हैं उनका संशोधन बहुत मुश्किल से होता है। जो संघीय मामले नहीं हैं, जैसे मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका संशोधन किस प्रकार होगा? यस, हाँ जी योगेश जी,
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का अमेंडमेंट्स किस प्रकार होगा? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का अमेंडमेंट किस प्रकार होगा? हर्षिता? सर फंडामेंटल राइट तो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं आई थिंक। उसका अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, क्यों? अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए नहीं क्लॉज डाला गया, इकोनॉमिक वीकर तो 2/3 और 50% वाले से होगा लास्ट आई थिंक। गलत, सिर्फ 2/3 मेजोरिटी। फंडामेंटल राइट में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, फंडामेंटल राइट में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार में स्टेट इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, मूल अधिकार में अब देखो यही अंतर है। किसी राज्य का नाम चेंज करना, उत्तरांचल उत्तराखंड हो गया, साधारण बहुमत से पास हो गया, ठीक है। मूल अधिकार में कुछ परिवर्तन करने हैं, 2/3 बहुमत लोकसभा, 2/3 बहुमत राज्यसभा। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देना है, इलेक्शन में, चुनाव में, 2/3 बहुमत लोकसभा, 2/3 बहुमत राज्यसभा और आधे राज्य साधारण बहुमत के साथ। तो ये एक तरीके से, मतलब आपने देखा कुछ प्रावधान सिंपल मेजोरिटी से, कुछ प्रावधान संसद 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, और कुछ प्रावधान जिसमें राज्य भी सम्मिलित होगा। तो क्या है, कठोरता के साथ लचीले का अद्भुत मिश्रण। हम उस पॉइंट को नकार नहीं रहे हैं क्लास, जो मैंने आपको संघवाद में पढ़ाया था, वो मैंने पॉइंट संघवाद की दृष्टि से पढ़ाया कि भारतीय संविधान कठोर ज्यादा है। हम मानते हैं सारे मेन, आपने देखा होगा मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, जितने संघीय मामले हैं सब कठोर हैं, जितने आसान मामले हैं, बस संघीय मामले में एक ही अपवाद है, संघीय मामले में बस एक ही अपवाद है कि राज्य का अस्तित्व केंद्र के ऊपर निर्भर है, बस ये एक ही अपवाद है। नहीं तो इन जनरल संघीय मामले में राज्य का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर नहीं रहता है। संघीय मामले में राज्य का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर नहीं, राज्य अपने आप में इंडिपेंडेंट होता। भारत में संविधान में इसका अपवाद है बस। बाकी मामलों में, संघीय मामलों में राज्य को शामिल होना पड़ता है। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में केंद्र सरकार ही, मतलब केंद्र सरकार मतलब संसद ही 2/3 बहुमत, 2/3 राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे, हो जाएगा। संघीय मामलों में राज्य को शामिल करना पड़ता है। क्लियर है गाइस? ओके, कोई क्वेश्चन आप मेरे से करना चाहोगे? लिखे क्लास। भारत का संविधान कठोर या अनम्य तथा लचीले या सुनम्य संविधानों का समन्वित रूप है। यह तथा लचीले तथा सुनम्य संविधानों का समन्वित रूप है। विराम। कठोरता व लचीलापन, कठोरता व लचीलापन कठोरता व लचीलापन का मापन संविधान के प्रावधानों को संशोधित, संविधान के प्रावधानों को कितनी आसानी से संशोधित किया जा सकता है, संविधान के प्रावधानों को कितनी आसानी से संशोधित किया जा सकता है, उससे होता है लचीला व सुनम्य संविधान। वह होता है जिसके प्रावधानों को सरल प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसके प्रावधानों को सरल प्रक्रिया द्वारा
के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान, उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान, जहां पे ब्रिटिश संसद ब्रिटेन के संविधान में कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है। बदलाव कर सकती है। विराम, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसके विपरीत कठोर व अनम्य संविधान वह होता है, इसके विपरीत कठोर व अनम्य संविधान वह होता है कठोर व अनम्य संविधान वह होता है जिसमें संवैधानिक संशोधन के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया का वर्णन होता है। जिसमें संविधान संशोधन के लिए अत्यंत जटिल प्रक्रिया का वर्णन होता है। परिणामतः संविधान में संशोधन लगभग असंभव हो जाता है। संविधान में संशोधन लगभग असंभव हो जाता है। लगभग असंभव हो जाता है। विराम। लिखिए, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान है। मैंने अभी आपको कल बताया था क्लास, भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? सर 104। 104 ना, 104। ओके। अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हुए हैं अब तक? 27, सिर्फ 27। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? 4 मार्च 1789। 4 मार्च संविधान, जिसमें संविधान के लागू होने, ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 मार्च 1789। मार्च 1789 लागू होने में 4 मार्च 1789 से अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। जब आप चीजें कहें ना तो क्लास, तो अगर आप एग्जाम्पल देके कहेंगे ना तो आपकी चीजों को कोई झुटला नहीं सकता। अगर आप सीधे कहोगे हाँ अमेरिका का संविधान, तो सबने कहोगे लक्ष्मीकांत पढ़ के आ गया बस। जब आप ये कहोगे कि 1789 से लेके अब तक सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं और भारत में संविधान में अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं, तो मतलब आपके सामने स्थिति ही साफ है। जिस संविधान को 200 साल हो चुके हैं, 200 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ओके, उसमें सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं।
और जिस संविधान को अभी 175 साल भी नहीं हुए हैं उसमें 104 संशोधन हो चुके हैं। तो भैया कौन कठोर है? अमेरिका का संविधान कठोर है। ओके, लिखिए 4 मार्च 1789 से अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। वहीं नेक्स्ट पैराग्राफ, वहीं दूसरी ओर भारत का संविधान संविधान अधिकांश उपबंधों को संशोधित करने के लिए संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता व्यक्त करता है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध भी हैं जो मात्र साधारण बहुमत, संसद के साधारण बहुमत से पारित हो जाते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे उपबंध भी हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए संघीय उपबंध, जिन्हें पारित करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ संसद में 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं का आधे राज्य की विधानसभाओं का साधारण बहुमत भी आवश्यक होता है। साधारण बहुमत से पारित होना होता है। विराम। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का चुनाव उच्चतम न्यायालय से संबंधित विषय, संघीय मामले, उच्चतम न्यायालय से संबंधित विषय,
संघीय मामले, संघीय मामले, विराम। वहीं भारतीय संविधान में ऐसे उपबंध भी हैं, भारतीय संविधान में ऐसे उपबंध भी हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है, जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। भारतीय संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। उदाहरण के लिए राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण, राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण, केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान। उदाहरण के लिए राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण, केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों से संबंधित प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता भी हमारे यहाँ साधारण बहुमत से हो जाता है, नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान, इत्यादि। इस तरह भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भारतीय के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर तथा लचीले का मिश्रण रूप है, कठोर तथा लचीले का मिश्रण रूप है। कुछ प्रावधानों के लिए यह अत्यंत कठोर और कुछ प्रावधानों के लिए यह अत्यंत लचीली के लिए अत्यंत लचीली है। समझ में आ गया? तो क्लास इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो मुझे याद है जब अभी मैं संघ पढ़ा रहा था तो आप लोग ने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, मतलब ये स्कूल में चलता है। भारतीय संविधान अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जाए तो आप कहोगे कि भारतीय संविधान संघीय मामलों में बहुत कठोर है। मैंने कहा, आपको बताया था ना, 2006 से जीएसटी की बात शुरू हुई थी और 2016 में पास हुआ। राज अगर एक तरफ अड़ जाए, राज्यसभा से पास होने वाला कुछ नहीं है अगर राज्य एक तरफ अड़ जाए। इसीलिए मतलब अब ये सब चीजें का इस मेंस के टॉपिक्स हैं। ओके, एक मिनट क्लास, आपको एक चीज अब जैसे मेंस का टॉपिक है दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह
मेन से टॉपिक है, उठा के देख लीजिएगा। प्रेशर ग्रुप्स इंग्लिश में, व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स? गिव मी द एग्जांपल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह पे का एग्जांपल दीजिए। हाँ जी निकी साहब। सर जैसे यूनियन होते हैं ये एग्जांपल। वेरी गुड, चलिए मतलब आपने सही जो डायरेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो इलेक्शंस में वो नहीं करते। भारतीय संविधान ना तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही अत्यंत कठोर है। संघीय मामलों में ये बहुत कठोर है, बाकी मामलों में ये लचीला है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कोई प्रश्न आप लोग मेरे से पूछना चाहते हो? नेक्स्ट पॉइंट अगेन संघवाद का ही पॉइंट है, उसका ही दूसरी रूप से विश्लेषण है। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। मेरे ख्याल से यहां जितने लोग 7 लोग बैठे हैं, आपने ये चीज समझ ली होगी कि भारतीय संविधान आपके जो है वो संघात्मक के भारतीय संविधान में कितने लक्षण है टोटल कुल? यस हर्षिता? 7। ओके, साहिल जी 7 लक्षण हमें बता सकते हैं? रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? रिवीजन करिए, ठीक है। मालूम है अभी यू आर इन द फर्स्ट ईयर, बट स्टिल ओके, धीरे धीरे प्रयत्न करने से ही आगे चीजें आसान होती हैं। भारतीय संविधान में 7 लक्षण मौजूद हैं जो भारतीय संविधान को संघवाद बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, परिसंघ बनाते हैं। पर भारतीय संविधान में ऐसे भी बहुत सारे लक्षण मौजूद हैं, 7 से ज्यादा, जो भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं, यूनिटरी बनाते हैं। जैसे एक ही संविधान, राज्यों का अलग संविधान नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं, राज्यपाल का, जो मैंने आपको अभी सब ये सब चीज जो पढ़ाई थी वही तो पॉइंट है, वही सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। ओके, लिखे क्लास। भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद अनुच्छेद भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद, ब्रैकेट में लिख लीजिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत को यह एकात्मक राज्य प्रथम अनुच्छेद बनाता है। भारत को यह एकात्मक राज्य प्रथम अनुच्छेद बनाता है। परंतु भारतीय संविधान संघवाद के मूल्यों को लेकर चला है। भारतीय संविधान संघवाद के मूल्यों को लेकर चला है।
भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भारत के संविधान में संघात्मक प्रणाली के 7 प्रमुख लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। सात प्रमुख लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, ये हैं। नंबर 1, फिर से लिख लीजिए, भूलेंगे नहीं, शक्तियों का विभाजन। ये क्लास समय समय पे याद रखिएगा, साहिल जी इसे याद रख लीजिए, रट लीजिए, शक्तियों का विभाजन। नंबर 2, लिखित संविधान। नंबर 3, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर 4, संघीय मामलों में कठोर या संविधान की कठोरता, संघीय मामलों में कठोर। नंबर 5, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 6, नंबर 6, द्विसदनीय व्यवस्था। नंबर 7, 3 अनुसूचियों का होना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 3 अनुसूचियों का होना, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, समवर्ती सूची। विराम। देखिए, ये 7 लक्षण भारतीय संविधान को, ये 7 लक्षण भारतीय संविधान को संघात्मक बनाते हैं, संघात्मक बनाते हैं। परंतु भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, परंतु भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान मौजूद हैं प्रावधान मौजूद हैं जो कि भारतीय संविधान को, जो कि भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं,
जो कि भारतीय संविधान को एकात्मक बनाते हैं। विराम। जैसे राज्यों के लिए कोई अलग संविधान ना होना, राज्यों के लिए कोई अलग संविधान ना होना, इकहरी नागरिकता राज्यपाल का का और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, तो रिपीट कर दीजिए। राज्यपाल का केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होना, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहना, आपातकाल संबंधी प्रावधान वित्तीय संसाधन संबंधी प्रावधान, ये सारे प्रावधान भारत के संविधान को एकात्मक बनाते हैं। ऐसे सारे प्रावधान भारत के संविधान को एकात्मक बनाते हैं। सर इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता है हाँ नहीं, एकात्मक। बहुत सारा और भी पॉइंट्स होंगे। अब मैं क्या बहुत सारे पॉइंट्स लिखूं, आपको लिखवा चुका हूं उसमें, तो मतलब इसके आगे इत्यादि लिख लीजिए अभी, ठीक है। और भी पॉइंट्स होंगे, मैं तो मतलब इत्यादि, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बीच में रोक दिया ना इसको, नहीं तो और लिखवाता जाता। ओके, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले। ये भारत के सारे प्रावधान भारत के संविधान को एकात्मक बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान यूं तो संघीय व्यवस्था को दर्शाता है, परंतु
परंतु इसमें एकात्मक के प्रावधान भी प्रमुखता से विद्यमान हैं, के प्रावधान भी प्रमुखता से विद्यमान हैं। विराम। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्लास, हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था की प्रणाली है। अब ये संसदीय व्यवस्था मतलब जिसमें एक तरीके से जो पार्टी से जो आपके जो जिस राजनीतिक दल की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, ओके, वो सत्ता उसके हाथ में होती है। भले ही सारे काम केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से और राज्य में राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, पर सत्ता का जो होता है की चाबी होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में, और राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में रहती है। संसदीय व्यवस्था के अपने कुछ नियम कानून हैं। हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो ब्रिटेन से उठाया गया है, हमने ब्रिटेन की प्रणाली से लिया गया है, ओके। पर हमारी संसदीय व्यवस्था पे समय समय पे क्लास प्रश्न लगते रहे। ब्रिटेन में प्रश्न इसलिए नहीं लगते हैं, एक तो पहली बात है ब्रिटेन काफी पुराना संसदीय व्यवस्था प्रणाली है, काफी समय से चले आ रही है, दशकों मतलब आपकी शताब्दियां हो चुकी हैं संसदीय व्यवस्था प्रणाली में ब्रिटेन में। हमारी संसदीय व्यवस्था प्रणाली ब्रिटेन के हिसाब से काफी नई है। दूसरा, ब्रिटेन में मुख्यतः दो पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। भारत में आपके मल्टी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां। तो इस कारण से कई बार भारत में अधिकतर देखा गया है 1970-75 के बाद भारत में बहुत बार सरकार आई है और फटाफट गई है, स्टेबल सरकार नहीं रही है, स्थायी सरकार नहीं रही है भारत में। तो एक तरीके से कुछ लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि भारत में भी दो दल की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अब भारत में दो दल की व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि क्लास जो भारत है वो एक बहुत ही विविधतापूर्ण देश है। अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषा, क्षेत्र के हिसाब से बहुत अलग अलग पार्टियां हैं। उन सारे विचारों को सिर्फ दो दल नहीं समेट सकते। जैसे कांग्रेस, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, वामपंथियों की अपनी आइडियोलॉजी है, तो कई समाजवादी भी आ जाते हैं, लोहियावादी भी आ जाते हैं। तो एक तरीके से दलित समाज का भी प्रतिनिधित्व लोग करते हैं। तो मतलब एक तरीके से भारतीय जो पार्टी सिस्टम है या भारतीय जो राजनीतिक दल का जो प्रणाली है उसमें आप इन प्रणाली को सिर्फ दो दलों में नहीं बांट सकते। ये मतलब भारतीय, और यही ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में एजुकेशन ज्यादा है, वहां पे होमोजीनियस, वहां पे एक तरीके से एक रूपता ज्यादा ब्रिटेन में। भारत में विविधता ज्यादा, ब्रिटेन में एक रूपता ज्यादा। तो वहां आप दो पार्टियों को ला सकते हैं। ब्रिटेन में हैं तो छोटी बहुत और भी पार्टियां, पर मुख्यतः दो ही पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। भारत में इसके विपरीत बहुत सारी पार्टियां, ठीक है। तो हम देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था भी हमारे यहाँ एक विशेषता है। मतलब पहला, आप लोग में से कोई अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे सर इसमें विशेषता की बात क्या हो गई, विशेषता यह है इतने सारे दलों को रहकर भी हमारा संविधान और संविधान के तहत सरकार लगातार निरंतर चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी में आपके कितने सारे दलों की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे, श्रीमान मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दो मतलब 5-5 साल के दो कार्यकाल दिए।
एक दशक सरकार चलाई, कितने सारे दल सरकार करना थे। इवन देन हमारे इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 से सत्ता में आए तो बीजेपी को अपने आप पे बहुमत साबित था, बहुमत हासिल था, पर फिर भी एनडीए की सरकार चली। तो ये भी एक खूबी है, ये भी एक विशेषता है। समझ में आ गया? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें विशेषता क्या है, तो सर विशेषता यही है, इतने सारे दलों के साथ लगातार सरकार। और दूसरी बात आपको एक और टिप्पणी करके बताऊं, भारत के जितने आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, सारे पड़ोसी राज्य देख लीजिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सभी में संविधान का संशोधन, सभी में संविधान चेंज हुआ। संविधान चेंज हुआ, मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं, संविधान ही बदल दिया गया। भारत का संविधान इकलौता संविधान है जो 1950 से लागू हुआ और निरंतर चल रहा है। खामियां हैं, खामियों को दुरुस्त भी किया जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि संविधान खराब है। संविधान हमारा बिल्कुल सटीक है। समझ में आया क्लास? तो संसदीय प्रणाली भी भारत की संविधान की विशेषता है। संसदीय प्रणाली क्यों विशेषता है? इतने सारे दलों को एक साथ लेकर के सरकार चलाना विशेषता तो है ही। ओके, लिखे क्लास। संसदीय व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय व्यवस्था की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यह विशेषता यह विशेषता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। के संविधान से ली गई है। के संविधान से ली गई है। विराम। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यही भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में यही प्रणाली लागू की गई थी। भारत में यही प्रणाली लागू की गई थी। विराम। भारत में संसदीय व्यवस्था भारत में संसदीय व्यवस्था के मुख्य अंग राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा है। भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र मुखिया है। एक नाम मात्र मुखिया है, जबकि वास्तविक मुखिया
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। वास्तविक शक्तियां, मुखिया हटा दीजिए, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। विराम। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। के परामर्श से ही करता है। विराम। सर, हाँ जी बोलिए। फिर जब राष्ट्रपति नामात्र के लिए मुखिया है तो फिर ये पद लाए क्यों गया मतलब? क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, कोई मेरे को आंसर देना चाहेगा इसका, प्रियंका के क्वेश्चन का? जब राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है तो ये पद बना ही क्यों है? अच्छा क्वेश्चन है। यस, if the president is just a nominal head, then what is the relevance of the post of president? हटा देना चाहिए। कोई है जो प्रियंका के प्रश्न का उत्तर देगा? वैसे उम्मीद कर सकता हूँ प्रियंका, इंग्लिश मीडियम के अगर और स्टूडेंट होते तो डेफिनेटली आपको उत्तर मिल जाता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कठिन है, बहुत आसान तो नहीं है, पर बहुत कठिन भी नहीं है प्रश्न, बहुत बहुत इजी सा। इस प्रश्न का उत्तर समझिए। अगर राष्ट्रपति को हम हटा देते हैं, पद को हटा देते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही बना देते हैं हेड, या चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हेड बना देते हैं, तो हमारी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था रहेगी ही नहीं। हमारी व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था हो जाएगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहला रीजन, अगर हमने मतलब राष्ट्रपति के पद को ही हटा दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ही मुखिया होगा, मानते हैं कि प्रधानमंत्री मुखिया है, पर प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया है। असल मुखिया, जो नामित मुखिया है वो तो राष्ट्रपति है। पर अगर राष्ट्रपति के पद को अगर हटा दिया जाए भारत में और प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के पद और मंत्रिमंडल की सारी शक्तियां निहित हैं, तब तो फिर हमारी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था होगी ही नहीं। हमारी व्यवस्था अमेरिकी व्यवस्था होगी, राष्ट्रपति अमेरिकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, उसी के पास सारी ताकत होती है। दूसरा, संसद 3 से बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है? कोई बता सकता है राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है? बताइए बताइए, सोचिए। योगेश जी, हर्षिता? यस सर, स्टेट्स का। स्टेट्स का। राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति तो है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। भारत का द्वितीय नागरिक? यस, बताइए। भारत का दूसरा नागरिक? सर, प्रेसिडेंट की वाइफ। वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट हर्षिता। यस, बस इट इज अ फैक्ट, प्रेसिडेंट्स वाइफ। पहला नागरिक राष्ट्रपति, अगर मतलब जेंट्स राष्ट्रपति हैं, और द्वितीय नागरिक उनकी वाइफ। ओके, और अगर लेडीज राष्ट्रपति जैसे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो प्रथम नागरिक श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और उनके हस्बैंड मतलब वो द्वितीय नागरिक था। तो ठीक है, प्रेसिडेंट्स वाइफ। एक्सीलेंट। मतलब ये चीज आप मतलब और show करती है। हाँ
बोलिए। सर अगर कोई मैरिड हो उसकी मेरे शादी ये पीछे तो फिर तो नहीं देखिएगा इस, तो जैसे हमारे कलाम साहब थे, तो इसमें कोई कर ही नहीं सकता, उसमें वही वही अकेले प्रथम नागरिक है, द्वितीय नागरिक का कोई दर्जा नहीं। ओके, उसमें तो समझिए राष्ट्रपति, हर्षिता आपके भी कुछ हद तक सही है, पर इसको डिटेल से अगर समझा जाए तो राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधित्व करता है। समझिए लोकसभा से जब बिल पास होता है राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, मतलब जनता ने मोहर लगा दी है, जनता ने। आप समझ में आया प्रियंका राष्ट्रपति का पद क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो जनता की नुमाइंदगी करता है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जब ये किसान बिल पे, जब ये फार्मर बिल पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जब विपक्षी पार्टियां संसद गई थी और राष्ट्रपति से क्या कहा था कि सर दोनों हाउस से पास तो हो गया पर आप साइन मत करिएगा। अब वो बात अलग है कि राष्ट्रपति जी ने, महोदय ने साइन कर दिया, पर संसद बाकी विपक्षी पार्टियों ने यही कहा कि आप मत साइन करिएगा। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति जनता का नुमाइंदा होता है, इनडायरेक्टली नुमाइंदा होता है ना भाई, सिंपल बात है। अब जब थोड़ा मैं आगे पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको मालूम हो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो मतलब हमने जिनको चुना है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली जनता नहीं तो चुना है, डायरेक्टली इलेक्शन नहीं है। अब यहीं पे मैं प्रियंका आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा दूं कि अगर सपोज राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन हो जाए तब भी विवाद हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कहेगा मैं तो तुमसे ऊपर हूं, मेरे को तो ऑल ओवर इंडिया से चुना गया और डायरेक्टली चुना गया। इसलिए राष्ट्रपति के पद को देखते हुए, और कि भारत में कितनी जरूरत है राष्ट्रपति के पद की, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भारत में राष्ट्रपति, तो इसलिए उसको नामित चीज दी गई है। साहिल जी समझ रहे हैं ना, थोड़ी गूढ़ बातें हो रही हैं, मतलब यस थोड़ी डीप बातें हो रही हैं राजनीति की। ओके, मतलब ये सब आगे आएगी, अभी तो शुरुआत है, ये सब आगे डिटेल से करेंगे। बट प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर दे रहा हूं कि भाई राष्ट्रपति का पद क्यों होना चाहिए। और दूसरा, हर्षिता का भी पॉइंट सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सारे विधानसभाओं के निर्वाचित लोग वोट देते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हर्षिता और पूरी क्लास से मैं बोल रहा हूं, जब कभी कोई नए राज्य का बनाना होता है, राज्य का बंटवारा होता है, राज्य का विभाजन होता है, तो उस विधानसभा के पास राष्ट्रपति का प्रस्ताव जाता है कि आपके राज्य को बांटने का फैसला किया गया संसद में, आप क्या राय रखते हैं। वो बात अलग है कि उनकी राय केंद्र सरकार के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको लिखवा चुका हूं, पर राष्ट्रपति के थ्रू एक फॉर्मेलिटी जाती है उस राज्य की ओर, क्योंकि राष्ट्रपति सारे राज्यों की तरफ से चुना जाता है, इस कारण से ये चीज होती है। समझ में आ गया ना? अब बता पाओगे ना कि राष्ट्रपति का पद क्यों जरूरी है? पहली बात, अगर राष्ट्रपति का पद ही हटा दिया जाए तो हमारे और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कोई अंतर ही नहीं रहा। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो देश अब जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में थोड़ा अलग है, इंग्लैंड में भी किंग और क्वीन नामित होते हैं, नामित मुखिया होते हैं, किंग और क्वीन नामित मुखिया होते हैं। बट क्योंकि वो किंग और क्वीन है, वो शुरुआत से मतलब बहुत पहले शताब्दियों से शासन कर रहे हैं इंग्लैंड पे, तो इस कारण से उनको जनता की एक्सेप्टेंस है कि हाँ अभी क्वीन है, क्वीन के बाद उनके लड़के चार्ल्स बैठेंगे, चार्ल्स के बाद उनका लड़का विलियम बैठेंगे, तो ये सब किंग बनते चले जाएंगे, जनता एक्सेप्ट कर रही है। पर हमारे यहाँ तो किंग और क्वीन रहते ही नहीं है, तो हमने जनता के द्वारा, इसीलिए उस दिन कोई आप लोग में जैसे रिपब्लिक पूछ रहा था, तो रिपब्लिक मतलब गणराज्य, तो गणराज्य का मतलब है जहां जनता द्वारा मुखिया चुना जाए, राष्ट्रपति जनता द्वारा ही तो चुना जाता है। एक मिनट, मुखिया है वो चुना हुआ मुखिया है। समझ में आ गया गाइस? अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना कि राष्ट्रपति क्यों है। मतलब एक चीज में जो प्रश्न है, राष्ट्रपति को लगता है कि अगर कोई बिल संविधान की आत्मा के खिलाफ है, संविधान मतलब आम जनता के खिलाफ है, राष्ट्रपति को लगता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार, ये तो संविधान ने राष्ट्रपति को दे रखा है ना, राष्ट्रपति एक बार संसद से कहेगा इस बिल पर पुनर्विचार कर लीजिए।
और अपने रिजर्वेशन भी देगा कि मुझे इन इन पॉइंट पे आपत्ति है, इस बिल पे पुनर्विचार करिए। बट अगर संसद उसी बिल को जस का तस वापस राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति के पास कोई और चारा नहीं है उस बिल पे साइन करने का। ओके, उसका उदाहरण के लिए जब 2004 में सोनिया गांधी पद पे यूपीए की सरकार आई थी, तो श्रीमती सोनिया गांधी एक ऐसे पद पे थी जिसे लाभ का पद माना जा रहा था, और अपोजिशन ने इस चीज की आपत्ति की थी कि ये लाभ का पद है, ये कैसे कर सकती है, क्योंकि लाभ के पद पे रह करके आप सांसद नहीं बन सकते। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो यूपीए सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को बचाने के लिए एक बिल लेके आई, लाभ के पद में चेंज करने के लिए आई। उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको उस बिल पे आपत्ति थी लाभ के पद पे कि ये जो बिल लेके आए ये गलत है। बिल आया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के टेबल पे गया, राष्ट्रपति ने संसद को पुनर्विचार के लिए भेज दिया, इसको इस पे विचार करिए। ओके, पर क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसी का लाठी उसी की भैंस, तो सरकार ने कहा कि इस बिल पे उन्होंने वापस ही बिल को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति का कोई ऑप्शन नहीं था, राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है। मतलब अगर संसद का सपोज, अगर जैसे आपने जो क्वेश्चन किया, अगर राष्ट्रपति सपोज विपक्ष की पार्टी की बात मानते तो एक बार वो संसद से कह सकते थे इस बिल पे पुनर्विचार कर लीजिए। पर अगर फिर से सरकार इस बिल को वापस भेज देती तो राष्ट्रपति के पास कोई चारा ही नहीं था। इसीलिए तो उसे नामित मुखिया कहते हैं, नामित मुखिया। समझ में आया? क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए। भारत में मंत्रिपरिषद और संसद में घनिष्ठ संबंध होता है। भारत में मंत्रिपरिषद और संसद में घनिष्ठ संबंध होता है। सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। होते हैं जो अपनी नीतियों व कार्यों के लिए निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रति उत्तरदायी होते हैं। विराम। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर जब चाहे मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर जब चाहे मंत्रिपरिषद को अपदस्थ कर सकती है।
कर सकती है। विराम। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त रहता है, इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में सदस्यों का बहुमत प्राप्त रहता है, तब तक वह अपने पद पर बनी रहती है। तब तक वह अपने पद पर। सर रिपीट कर दीजिए। लोकसभा में। इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मंत्रिपरिषद को लोकसभा में सदस्यों का बहुमत प्राप्त रहता है, सदस्यों का बहुमत प्राप्त रहता है, तब तक वह अपने पद पर बनी रहती है। लगभग ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के आलेख। कुछ चीजें भिन्न हैं, हालांकि कुछ चीजें भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में द्विदल प्रणाली मौजूद है, और भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। विराम। क्लियर है गाइस? तो क्लास यहां पे रोक